स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम पिछली वीडियो में क्या डिस्कस कर रहे थे, करंट रेशो किसे कहते हैं। करंट रेशो इज इक्वल टू करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट असेट्स किसे कहते हैं आप सभी को बहुत ही अच्छे ढंग से पता है, क्योंकि आप बैलेंस शीट में जानते हैं, ठीक है। और करंट लायबिलिटी पता है, बस क्या करना है, बैलेंस शीट के साइड गए तो करंट असेट्स को उठाया, ऊपर लिखा और डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी में गए और नीचे लिख दिया, बस बन गई हमारे पास करंट रेशो बन गई, ठीक है। जैसे बाई चांस मैंने आपके साथ एग्जाम्पल ले रही हूँ, जैसे कि हमें क्वेश्चन दिया है करंट असेट्स कितनी है 2.5 लाख और करंट लाइबिलिटी कितनी है 1 लाख, ठीक है। तो क्या करें, करंट रेशो इज इक्वल टू 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख। हमारे पास कितनी करंट रेशो आ गई 2.5 टाइम्स ऑफ करंट लाइबिलिटी। 2.5 2.5 आ गया ना। हम एक इसको कहेंगे, मैंने आपको बोला ना, हम रेशो को 4 ढंग से प्रेजेंट कर सकते हैं, फ्रैक्शन में कर सकते हैं, परसेंटेज में कर सकते हैं, अब बोला था ना, तो हमारे टाइम्स में भी कर सकते हैं। फिर हम क्या इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, 2.5 टाइम्स ऑफ करंट लाइबिलिटी की, करंट लाइबिलिटी के कंपेयर में करंट असेट्स कितनी है 2.5 टाइम्स है, टाइम्स मतलब इतने गुना है, ठीक है। तो बस हो गया न्यूमेरिकल, जितने मर्जी कर लो, हजारों कर लो, क्योंकि हम यदि हमें सारी आइटम्स पता है करंट असेट्स करंट लायबिलिटी की, तो उसमें कोई कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर भी एक और एग्जांपल, यदि हमें थोड़ा अलग ढंग से बोल दिया है ना, जैसे तो ये तो मैंने डायरेक्ट ही बोल दिया ना कि बैलेंस शीट में ये सामान पड़ा हुआ, आप उठाओ कैलकुलेट कर दो। यदि क्वेश्चन में आपको थोड़ा इंडायरेक्ट वे में डाटा दिया हो, जैसे कि टोटल असेट्स दी है, टोटल असेट्स का मतलब क्या है, बैलेंस शीट में देखो, आप थोड़ा सा पिक्चर क्रिएट करो आप कि टोटल नीचे क्या लिखा हुआ है, टोटल असेट्स 12 लाख लिखा है, 12 लाख लिखा है, और फिक्स असेट्स ऊपर कितना लिखा है 4,50,000। इसका मतलब कि जो हमारी टोटल असेट्स किसके बराबर होती है, फिक्स असेट्स प्लस करंट असेट्स के बराबर होती है। तो इसका मतलब हम अब करंट असेट्स निकाल सकते हैं, है ना। टोटल असेट्स दी हुई है, फिक्स असेट्स कितनी है 4.5 लाख, टोटल असेट्स कितनी है 12 लाख, है ना। बैलेंस शीट देख रहे हैं आप, नीचे 12 लाख है, ऊपर फिक्स असेट्स 4.5 लाख है। तो जो बैलेंसिंग फिगर आ गई वो क्या होगी, करंट असेट्स आ गई। यदि कुछ और ना लिखा हो ना, तो उसको बैलेंसिंग फिगर को हम क्या मान लेंगे, करंट असेट्स मान लेंगे, ठीक है। और हमें कैपिटल एम्प्लॉयड दी हुई है, तो इसलिए हमें हेल्प करेगा करंट लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए। कैसे, पहले देख लेते हैं, ठीक है। करंट असेट्स कैसे निकालेंगे, टोटल असेट्स जो हम बैलेंस शीट देख रहे हैं ना, बैलेंस शीट में पहुंचो आप, उसकी पिक्चराइजेशन अपने माइंड में करो, है ना। टोटल कितना आ गया, नीचे 12 लाख आ गया और फिक्स असेट्स ऊपर आ गए 4.5 लाख, तो कितना बच गया 7.5 लाख बच गया। वो क्या आ गया, हमारे पास करंट असेट्स आ गई। और हमें दूसरी आइटम क्या चाहिए होती है, करंट लायबिलिटी चाहिए होती है। करंट लायबिलिटी किसके बराबर होती है, टोटल असेट्स। टोटल असेट्स कितने, करंट असेट्स प्लस फिक्स असेट्स, टोटल असेट्स और करंट, टोटल असेट्स और टोटल लायबिलिटी क्या होती है, बराबर होती है। तो टोटल असेट्स कितनी है हमारी 12 लाख है, ठीक है। आ गया 12 लाख, है ना। ये दोनों को मिला दो, या इन्होंने ऐसे कर दिया 12 लाख कर दिया, और उसमें से 12 लाख होगी टोटल, है ना। तो हमने कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कि कंपनी को चलाने के लिए कितना पैसा लगाया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पर ये ले लिया है, ठीक है। करंट लायबिलिटी के अलावा जो भी पैसा पड़ा हुआ है वो क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड है, वो क्या है 7 लाख। माइनस कर दो तो हमारे पास जो बैलेंसिंग फिगर आ जाती है वो क्या आ जाती है, करंट लायबिलिटी। मतलब मेरे कहने का मतलब है टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल असेट्स। टोटल लायबिलिटी हमें पता है कितनी 12 लाख, ये टोटल असेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी होगी 12 लाख। 12 लाख में हमने क्या माइनस कर दिया, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर दिया, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर दिया, बस टोटल असेट्स में से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर दो तो हमारे पास क्या आ जाती है, करंट लायबिलिटी, सीधी बात है ना। और टोटल असेट्स में से फिक्स असेट्स माइनस कर दो तो करंट असेट्स आ जाती है, टोटल असेट्स में से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर दो तो क्या आ जाती है, करंट लायबिलिटी आ जाती है। बस दोनों चीज़ें आ गई, फिर फार्मूला फिट कर दो, करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ये 7.5 लाख था, ये 5 लाख था, ये 1.5 आ गया। हम कहेंगे 1.5 टाइम्स है किसके कंपेयर में, करंट लायबिलिटी के कंपेयर में। ऐसा भी लिख सकते हैं 1.5 अनुपात 1 भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आपको न्यूमेरिकल आ गया, जितने मर्जी कर लो आप, एक दो करो, सारी एग्जाम्पल करो अच्छे से, तो आपके आ गया 100%। आपको किसी की भी जरूरत नहीं है इसके लिए, ठीक है। ये था हमारी एक एग्जाम्पल। फिर भी हम कह लें, हम नॉर्मली क्या कहते हैं, हम नॉर्मली ऐसे कहते हैं ना, करंट रेशो अच्छी है, यदि ज़्यादा अच्छी है हम सारे खुश हो जाते हैं। हमें खुश होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ किनको खुश होने की ज़रूरत है, जिन्होंने पैसा लगाया हुआ है शॉर्ट टर्म, जैसे बैंकर हो गए, क्रेडिटर हो गए, उनके लिए तो बड़ी खुशी की बात है कि जितना भी ज़्यादा होगा, 5 गुना भी होगा, 10 गुना भी होगा, वो तो बड़े खुश होंगे, क्योंकि उनकी लायबिलिटी है वो सिक्योर है, क्योंकि उनकी पेमेंट हो जाएगी, वो ज़्यादा लिक्विड है। लेकिन हमेशा करंट रेशो अच्छी, और स्टैंडर्ड भी हमें पता है कि निर्धारित किया गया है कितना, 2:1, है ना, कि डबल है तब भी सारे सेफ हैं, ठीक है। लेकिन करंट रेशो हमेशा अच्छी होना, ज़्यादा अच्छी होना भी हमारे लिए जरूरी नहीं है, हमारे लिए अच्छी हो। क्यों, यदि कंपनी के पास करंट असेट्स बहुत ही ज़्यादा पड़ी हुई हो
तो उसमें काफ़ी सारी करंट असेट्स में अकेला कैश थोड़ी है, कैश है, हर टर्म की अपनी अपनी वैल्यू है। हो सकता है हमारे पास कैश बहुत सारा पड़ा हो, लोग तो खुश हो गए कि इनके पास कैश पड़ा हो, क्यों क्या ज़्यादा कैश पड़ा हो, इसका मतलब हम प्रॉपरली अपना कैश यूज़ नहीं कर रहे हैं। ये भी ड्रॉबैक हो गया ना हमारा कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और यदि दूसरी है कि हमारे डेटर बड़े ज़्यादा है, तो जरूरी डेटर ऐसे हों कि जो हमें टाइम पर पेमेंट ही नहीं करते हैं, तो ये भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है। ऐसे डेटर बड़े अच्छे, करंट रेशो बड़ी अच्छी आ जाएगी और लोग भी बड़े खुश हो जाएंगे बाहर वाले। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि डेटर हमें पैसे नहीं दे रहे हैं, बड़ा टाइम लगा रहे हैं, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। स्टॉक है, स्टॉक जल्दी से कि सेल में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, जिसके कारण कि स्टॉक ज़्यादा हो गया है। तो यदि स्टॉक ज़्यादा हो गया तो अपने आप ही करंट असेट्स क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, और बाहर के लोग तो खुश हो जाएंगे, पर हम कैसे खुश हुए, क्योंकि हमारा स्टॉक सेल में ही नहीं कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो करंट रेशो ज़्यादा बड़ी अच्छी होगी तो वो टाइम पर लिक्विडिटी के बारे में बताएगी, वो टाइम पर पेमेंट कर देगी, ठीक है। बाहर के लोग तो अच्छे खुश हो जाएंगे कि कैश जी बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, इनके पास बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है, तो ये कंपनी की एफिशिएंसी को नहीं दर्शाता। हाँ, ये कह सकते हैं कि कैश बहुत ज़्यादा पड़ा है, बैंक बैलेंस बहुत पड़ा हुआ है, डेटर से पैसा भी मिल जाना है, तो हम कहेंगे कि करंट रेशो बाहर वालों के लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ठीक है, ऐसे मैंने आपसे में ऐसे ही डिस्कस कर लिया। फिर भी हम देख लेते हैं, हाई करंट रेशो मे नॉट भी फेवरेबल। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा रेशो अच्छी हो, ठीक है। चलो जो भी स्टैंडर्ड निर्धारित की है, जैसे 2:1 कर दिया हुआ है, कि इससे ज़्यादा चली जाए तो ये थोड़ा कंपनी के लिए सोचने की बात बन जाती है, ठीक है। ठीक है, तो फिर से एक बार रिविजन कर लेते हैं। देयर में भी स्लो मूविंग स्टॉक, यदि स्टॉक की मूवमेंट, स्टॉक मतलब कि बड़ा धीरे से निकल रहा है, देखो स्टॉक फटाफट निकल रहा है, फटाफट कैश में कन्वर्ट हो रहा है, तो अच्छी बात है। स्टॉक धीरे से निकलता है, इसका मतलब हमारी सेल ज़्यादा नहीं है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है नहीं है। स्टॉक विल बाई अप ड्यू टू पुअर सेल है, इसका मतलब हमारी सेल क्या है, बड़ी पुअर है, ठीक है। लेकिन बाहर वाले खुश हो रहेंगे, इसकी करंट रेशो बड़ी अच्छी है। द फिगर ऑफ द डेटर मे गो अप, जैसे हमारे डेटर क्या है, ज़्यादा हो गए, बिकॉज हमारा डेट कलेक्शन इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री, क्योंकि हम जो अपने कस्टमर है जिनको हमने उधार सामान बेचा हुआ है, वो हमें टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे डेटर इंक्रीज़ हो गए हैं, ठीक है। तो ये भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन करंट एसेट्स इंक्रीज़ हो गई है, बढ़ गई है ना। द कैश और बैंक बैलेंस में बी लेइंग आइडल बिकॉज ऑफ इनसफिशियंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हमारे पास कैश इसलिए बढ़ गया है क्योंकि हमारे पास कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आई नहीं कि हम वहाँ इन्वेस्ट कर सकें। जो कैश है, देखो कोई भी कैश हमारे पास पड़ा हो तो उसकी वैल्यू कम ही हो जाती है। जैसे आपके पास कोई कैश पड़ा हो और आप उसको कहीं इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो आपको पता है मार्केट में इन्फ्लेशन होती है, इन्फ्लेशन से क्या होगा, चीज़ जो उसकी वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है। तो ऐसे नहीं है कि करंट रेशो ज़्यादा होने से का मतलब कि अच्छी बात है, ठीक है। ये तो वैसे आपके साथ कुछ पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर लिए, ठीक है। ऐसे ही लो करंट रेशो किसे कहते हैं, लो करंट रेशो मे बी ड्यू टू फ्लोइंग रीजन। लो करंट रेशो से क्या रीजन हो सकते हैं, देयर में भी नो कि सफिशिएंट फंड टू पे लाइबिलिटी, कंपनी के पास इतना पैसे नहीं है कि, देखिए लो का मतलब क्या हुआ, बाहर वाले लोगों को तो वो डर की बात बन जाती है, क्योंकि वो टाइम पर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी पेमेंट नहीं कर पाएंगे यदि करंट रेशो कम है, यदि करंट एसेट्स कम है, सिद्ध उधारियाँ कम है, तो इसका मतलब वो टाइम पर लाइबिलिटी पूरी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। द बिजनेस में भी ट्रेडिंग बियॉन्ड इट्स कैपेसिटी, हो सकता है कि उन्होंने अपना सारा पैसा कहाँ लगा दिया हो, नई अपॉर्चुनिटी में लगा दिया हो, जिसके कारण करंट एसेट्स क्या होगी, वो कम होगी हो, ठीक है। ये भी रीजन हो सकता है, अपनी ग्रोथ में लगा दिया हो, जिसके कारण वो टाइम पर पेमेंट नहीं कर पाती है। जैसे मैं घर में एक बिल्डिंग बना दूँ, बनाने नई बिल्डिंग बनाने लग पड़ूँ और लोगों को पैसा ना दूँ, ठीक है। कंपनी के लिए तो अच्छा ही नहीं, वो चीज़ें बना रही है, पर उसकी क्या होता है, लिक्विडिटी तो ख़राब होएगी ना, रेपुटेशन भी ख़राब हो जाएगी। तो ये सारी रीज़न है कि हमेशा हम ऐसे कहते हैं करंट रेशो बहुत अच्छी है तो सारे बड़े खुश हो जाते हैं, है ना। तो करंट रेशो कम है तो अच्छी बात नहीं, हाँ अच्छी बात नहीं है, क्योंकि क्रेडिटर को तो सिक्योरिटी उसकी करंट एसेट्स ही होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी करंट रेशो भी अच्छी नहीं है, ठीक है। पर आपने ये देखे, जो नॉर्मली हम यही कहेंगे करंट रेशो अच्छी है तो अच्छी बात है, किसके लिए, बाहर वाले लोगों के लिए, ठीक है। थैंक यू।